अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया तारीख़ व सकाफ़त व तमद्दन और दीगर तवारीख़ से हमें पता चलता है कि जिस तरह इंसान एक दूसरे मुआशरे में जाते हैं, हिजरत करते हैं, वहाँ पर अपने रोज़गार के लिए वो वसाइल पैदा करते हैं, वहाँ पर मेहनत करते हैं। इसी तरह ज़ुबानें ये भी ट्रैवल करती हैं, ये भी दूसरे मुआशरों में जाती हैं उन लोगों के साथ जो अपने मुल्क की सकाफ़त दूसरे ममालिक में या दूसरे हिस्सों में ले जाते हैं। और इसी तरह ये सकाफ़तें, ये मुआशरत, ये रस्म व रवाज दूसरे मुआशरे के साथ मिलकर एक नई तहज़ीब को जन्म देते हैं। तो ये नई तहज़ीबें कुछ थोड़े अरसे में पनपती नहीं, बल्कि इनके लिए एक अरसा दरकार होता है। जब वो उस मुआशरे का एक हिस्सा बन जाते हैं और ये जुज़ बन जाता है, और जब बात हो मज़हब की भी साथ, तो फिर ज़बानें तो इस तरह उन मुआशरों में मर्ज कर जाती हैं, उनमें दखूल कर जाती हैं कि वो अपना पता दिए बगैर वो आप क्या कह सकते हैं कि उनकी हर जगह मौजूदगी आपको नज़र आएगी। पंजाब का हिस्सा पंजाबियों का हिस्सा है। यहाँ पर पंजाब की पंजाबी ज़बान अहद कदीम की बहुत म्यारी ज़बान जानी जाती थी। इसके मुकाबले पाली ज़बान आई। इसके मुकाबले में दीगर ज़बानें खरोष्टी वगैरह भी जो पाली से ही निकली थी वो भी आईं, मगर पंजाबी ने अपना वजूद कायम रखा। क्यों कायम रखा? इसकी एक वजह है कि पंजाबी में मंजूम हुए अदब को हमारे मुआशरे ने कबूल किया, और जब मुआशरे किसी अदब को कबूल कर लेते हैं तो वो उसकी तहज़ीब की अज़मत का निशान होते हैं। पंजाब की आप सूफियाना कलाम देखें, आपको उस कलाम में इंसानियत की मराज, आपको इंसानियत के दुख और हमारी तहज़ीब व मुआशरत की वो झलकियाँ नज़र आएंगी कि आप देख कर हैरान हो जाएंगे। जब मुसलमान अफराद ने अरब ममालिक से, अफ़गानिस्तान से या ईरान से हिंदुस्तान का रुख किया, तो पंजाब उनकी अव्वलीन क़यामगाह थी। और ये क़यामगाह इसलिए भी अहम थी कि यहाँ पर चरागाहें थीं, पंजाब में पानी की फरावानी थी, यहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा था काश्तकारी का, और ये हित्ता खुशहाल होने के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बायस वो क्या कहते हैं कि एक लालच कह लें उसको, या उनको कह लें कि कशिश का बायस था कि वो लूटने आते थे यहाँ पर। मगर खुशकिस्मती से हमारे यहाँ पर पनपने वाला अदब जो फ़ारसी अरबी आया, वो भी एक तहज़ीब अपने साथ लेकर आया। पंजाब में अरबी की तहज़ीब और अरबी अदब की रवायत यूँ तो बहुत पुरानी, जब से मुसलमान हुक्मरान यहाँ पर आए तो अपने साथ उन्होंने तुर्की, फ़ारसी और अरबी ये तीन ज़बानें साथ लेकर आए। फ़ारसी चूँकि सरकारी ज़बान थी, हमारे हमसाया ममालिक की ज़बान थी, इसलिए उसका असर आज तक हम देखते हैं। रही बात तुर्की की, तो तुर्की की ज़बान फ़ारसी और अरबी की वजह से नापैद होगी। मगर अरबी चूँकि हमारे मुसलमान जो मुआशरा है, पाकिस्तान का जो मुसलमान तबका है, और हम जो मुसलमान हैं उनकी ये मजहबी एक ज़बान थी, इसलिए ये ज़बान ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, या जैसे भी आप कह लें, कि इसने अपना असर आज तक रखा हुआ है। मगर ये असर सिर्फ मजहबी है। चूँकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हकीम अल्लाह ताला के महबूब बंदे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और अरबी ज़बान से मुसलमानों की चाहत, लगावट और उससे इश्क एक फ़ितरी बात है। तो मज़हब के मामले में जब भी हम कुरान मजीद, अहादीस या दीगर कुतुब का मुताला करते हैं तो हम इसको एक ख़ास मजहबी तनाज़र में देखते हैं। मगर जब हम अरबी की अदबी तारीख़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खित्ते पंजाब में और ख़ुसूसन गुजरात में इसकी कितनी अहमियत थी। मगर बदकिस्मती से हमारे जो उलमाए कराम हैं वो चूँकि मुदारस से तल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, और नसरी तो खैर बहुत कम काम हुआ है, मगर मंजूम काम भी वो उस हद तक हुआ है कि जो मज़हब की हद तक आप कह सकते हैं। मगर इसके अलावा भी हमें ऐसे नमूने कलाम मिले हैं और ऐसे अदब के चंद नमूने मिले हैं नसरी, कि जिन पर हम ये फ़खरिया कह सकते हैं कि गुजरात में भी जो एक टिपिकल पंजाब का पंजाबी हिस्सा है, उसमें भी अरबी की अदब रवायत कायम रही है। और ये जो चीज़ है हम तक पहुँचाने में पाकिस्तान के नामवर लिखारी मुहक्किक जनाब शेख अब्दुल रशीद साहब
جو یونیورسٹی آف گجرات کے میڈیا ایڈوائزر ہیں اور محقق ہیں. اس سے پہلے بھی ان کی 9 کتابیں آ چکی ہیں. یہ 10ویں کتاب میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، گجرات میں ادبی روایت. اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گجرات کیسا مردم خیز خطہ تھا، اور اس کتاب سے ہمیں ان 54 افراد کا، ان 54 علماء کرام کا پتہ چلتا ہے جن میں آج بھی کچھ زندہ ہیں اور عربی پر کام کر رہے ہیں، جو عربی روایات پر کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کو منظوم شاعری بھی ملے گی، اس میں آپ کو قطعات ملیں گے، اس میں آپ کو وہ قطعات ملیں گے جن سے ہم کسی کی تاریخ پیدائش یا اموات کا پتہ چلا لیتے ہیں. گجرات میں عربی روایت ایک غیر دلچسپ یا کہہ لیں کہ ایک غیر معروف مضمون ہے. تو اس میں تو صرف وہی لوگ زیادہ دلچسپی ظاہر کریں گے جو اس کام سے وابستہ ہیں، جو عربی کورس کر رہے ہیں، عربی سے جن کو لگاؤ ہے، یا جو جاننا چاہتے ہیں کہ عربی زبان کیسی ہے. عربی زبان کا یہ اسلوب رہا ہے کہ اس میں اعراب جو ہے، یہ جس کو ہم زیر زبر پیش کہتے ہیں، ان کا بہت کمال ہے. آپ الف لکھیں، الف کا اپنا کوئی جو ہے نا وہ صوت نہیں ہے جس کو ہم آواز کہتے ہیں. جب آپ الف پر زبر لگائیں گے تو وہ آپ کو اپنی آواز دے گا. جب آپ اس پر پیش لگائیں گے تو وہ دوسری آواز دے گا. جب آپ اس کو زیر کریں گے، یعنی کہ اس کے نیچے زیر لگائیں گے، تو وہ ایک دوسری آواز دے گا. یہی الف جب دوسرے حروف کے ساتھ ملے گا تو وہ زیادہ اپنی آواز واضح کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عربی میں اعراب کا جو کھیل ہے نا، وہ بہت نرالا ہے.